गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों। इस आज के समय में जो एक कोरोना महामारी एक विश्व के लिए संकट बन चुकी है, इसमें आप और हमारा दायित्व बनता है कि हम खुद की और अपने परिवार की सेफ्टी सुरक्षा की व्यवस्था करें, बार बार हाथ धोते रहें और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, घर से बाहर निकलें तो हम मास्क का यूज करें। इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं एक वादा लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें कि हम इस बुरी स्थिति में भी खुद को मजबूत रखेंगे और हम हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए अग्रसर रहेंगे। हम पढ़ाई के लिए प्रतिदिन जरूर समय निकालेंगे, चाहे वो हमारा समय थोड़ा सा लेट क्यों ना हो जाए। यदि आप दिन में किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप रात को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और अपने आसपास के लोगों को जो किसी भी चीज से वंचित हैं, खाने पीने की चीज से या कपड़े से जो गरीब लोग हैं उनकी भी सहायता करनी है। और अपने भविष्य के लिए भी हमें अग्रसर रहना है। अपने भविष्य के लिए भी बेटा या मेरे साथियों आप सभी को अग्रसर रहना और अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिदिन समय निकालना है। और मैं आपसे कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जीतूंगा मैं ही, आज खुद से ये वादा करो कि जीतूंगा मैं ही, आज खुद से ये वादा करो। और सोचते हो जितना कोशिशें उससे ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे मगर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो, इतना मजबूत अपना इरादा करो। मेरे प्यारे साथियों, इसी मजबूत इरादे के साथ मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर हूं और आज मैं आपका एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर नंबर 3 12th फिजिक्स से स्टार्ट करने वाला हूं। पहले दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी की है, लेकिन उन दोनों में जो हमने स्टडी की है वो की है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में था। अब जो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर हम चार्ज की स्टडी करेंगे जब चार्ज मोशन में होगा। चलिए हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनका पूरे चैप्टर में जिक्र होगा, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें होता है? मोशन में होता है। उसको कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 12th फिजिक्स से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी की जाती है जब चार्ज रेस्ट में हो, सॉरी मोशन में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। तो यहां पर जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहली टर्म आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला होता है Q/T। यहीं से यदि मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं और मैं मान लेता हूं कि T यानी कि टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू हो जाएगा Q। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल हो सकता है जब टाइम 1 सेकेंड हो। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक द फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor in 1 second. The amount of flow of charge through a conductor in 1 second is known as electric current. यानी कि 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? यहीं से हम बना सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ flow of electric charge is known as
इलेक्ट्रिक करंट। और यहां से क्या डेफिनेशन बन सकती है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर in 1 second is known as electric current। तो चलिए अब यहां से हम आगे चलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही एक दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की बेटा यूनिट क्या होती है? यदि हम फॉर्मूले से देखें तो हो सकती है कूलाम पर सेकंड। आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी यूनिट जब हम डिस्कस करेंगे या कहीं पर भी लिखेंगे वो एम्पियर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। किसी भी कंडक्टर से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट होती है कूलम सेकेंड इनवर्स या फिर एम्पियर। अब इसको मैं रफ करता हूं और यहीं से एक दो बातें हम और समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। लेकिन आप ये मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसको कनेक्ट कर रखा है हमने एक सोर्स से, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको हम करंट की डायरेक्शन मान के चलते हैं। किसकी डायरेक्शन मानते हैं बेटा? आई की डायरेक्शन मानते हैं, और इसको कहते हैं हम कॉन्वेंशियल करंट। कॉन्वेंशियल करंट। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन ली जाती है। दरअसल जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है वो होती है कन्वेंशियल डायरेक्शन, और कन्वेंशियल करंट की डायरेक्शन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान के चलते हैं। अब हमने कहा कि ये है स्केलर क्वांटिटी और यहां पर हमने डायरेक्शन भी ले ली, और क्या मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। लेकिन यहां पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो वेक्टर लॉज हैं, जो वेक्टर के रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यहां पर ये वेरीफाई नहीं करा पाता इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉज को वेरीफाई नहीं कर पाता, तो इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझ जाता हूं। मान लीजिए आप ये किसी पॉइंट पर करंट है 5 एम्पियर और यहां से करंट जा रहा है 3 एम्पियर और यहां के बाद ये है केवल एक आर्म, तो इस आर्म में 8 एम्पियर ही करंट जाएगा, चाहे ये एंगल कितना भी हो। तो इसी वजह से यहां पर वेक्टर्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पाते। इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी ली जाती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? कन्वेंशियल करंट की डायरेक्शन होती है। तो जो कन्वेंशियल करंट की डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, उसी को हम किसकी डायरेक्शन मान के चलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान के चलते हैं। चलिए यहां से आगे चलते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं ईएमएफ। अब अगला टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं ईएमएफ।
तो जैसे ही हम ईएमएफ को समझेंगे तो ईएमएफ के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ का पूरा नाम या ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? इसके लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक सर्किट है, कोई भी सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हुआ है। सेल के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए या फ्लो कराने के लिए, मूव बोल सकते हैं या फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन करना होगा, जितना वर्क करना होगा उसी को कहते हैं हम ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए क्या लिख सकते हैं? द वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू another terminal of cell is known as EMF। किसी भी सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन होगा वही क्या होगा? हमारा ईएमएफ होगा। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं, एक और यहां पर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं ईएमएफ की। किसी भी सेल, आप ये मान लीजिए एक सेल है, ये सेल के दो टर्मिनल्स हैं। जब तक यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आई यहां पर फ्लो नहीं हो रहा है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इन टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही ईएमएफ होगा। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है कि ईएमएफ ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स is defined as the potential difference between the terminals of source when no current flow through circuit, when no current flow through the circuit। या फिर आप इसको यहां से हटा के लिख सकते हैं ओपन सर्किट। एक बार मैं आपको इस डेफिनेशन को भी समझाता हूं और इससे पिछली डेफिनेशन को भी समझाता हूं। हमें टॉपिक डिस्कस करना है ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी किसके जैसी है, किसकी सिमिलर टर्म है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के सिमिलर टर्म है। इसकी सिंपल डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन होगा वो हमारा ईएमएफ होगा। या दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि किसी भी सेल के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ होगा। लेकिन कब? जब उस सर्किट से कोई करंट पास ना हो रहा हो जिसमें वो सेल कनेक्ट की गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट हो। तो यहां पर दो डेफिनेशन आपके सामने मैंने डिस्कस की है ईएमएफ की। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है कुछ टर्म्स जिसका हम थर्ड चैप्टर में यूज करने वाले हैं, या यहां पर जिन टर्म्स के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो अब तक हमने जाना करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। फिर दूसरी डेफिनेशन, दूसरी टर्म हमने जानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
के बारे में हमने दो डेफिनेशन सीखी। एक डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूले से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरी हमने लिखी टाइम को 1 मान के कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी but have magnitude and direction both. The direction of electric current is taken as conventional current. Direction of conventional current, जो conventional current की डायरेक्शन होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं। conventional current की डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अब इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों माना? क्योंकि जो वेक्टर्स लॉ है वो यहां वेरीफाई नहीं हो पाते, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस की है ईएमएफ। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डिफाइन किया उसके भी हमने दो तरीके देखे। एक तो ये कि जब किसी सेल के टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से हमने डिफाइन किया, और दूसरा वर्क डन से डिफाइन किया। तो वर्क डन से क्या डेफिनेशन आई कि द वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge from one terminal to another terminal is known as EMF। और दूसरी डेफिनेशन क्या मानी कि in a open circuit the potential difference between the terminals of cell is known as EMF। ओपन सर्किट के अंदर जो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? EMF कहेंगे। अब यहां से आगे बेटा हम कुछ डिस्कस करते हैं और एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा जिसमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। दोनों का कंपैरिजन करते रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे। अब यहां से आगे चलते हैं ओम्स लॉ पर। ओम्स जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये कहा कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की यदि फिजिकल कंडीशंस चेंज ना की जाए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरीके की टर्म्स चेंज ना की जाए किसी भी कंडक्टर की, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल्स के बीच का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इससे पास होने वाले करंट के। तो ओम्स ने क्या बताया? ओम्स ने बताया कि इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, यानी कि किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को हम चेंज ना करें। इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor is directly proportional to electric current flow through it। या यहां पर दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? दूसरे तरीके से लिख सकते हैं I proportional to V। इसी से ज्यादातर बुक में आपको लिखा हुआ मिलता है कि if the physical conditions of a conductor is remains unchanged then the current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference between its end। तो आपको भी इसी को याद करना है। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं कि किसी भी कंडक्टर की यदि फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए तो जितना उससे करंट पास होगा वो इस कंडक्टर के एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं इसकी स्टेटमेंट बोलता हूं ओम्स लॉ की कि इफ द फिजिकल कंडीशंस of a conductor remains unchanged then the current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference between its ends। अब यदि मैं यहां से आगे चलूं, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि V proportional to I। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है और यहां पर वो कांस्टेंट लिया हमारे ओम भाई साहब ने R, और इस R को बोला रेजिस्टेंस। तो अब हमारे सामने एक नई टर्म आ गई कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अब हम इस ओम्स लॉ को रफ करते हैं और अपनी नई टर्म रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओम्स लॉ हमारा क्लियर हो चुका है। ओम्स ने क्या बताया कि करंट प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जब फिजिकल कंडीशंस
चेंज नहीं की जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो अब बेटा डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को अपोज करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर से, मैं लिखता हूं डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी which oppose the flow of electric current is known as resistance। किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वहां से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने को अपोज करती है। जैसे 11th में हमने एक सिंपल सी टर्म देखी थी, इनर्शिया। इनर्शिया भी अपोज ही करता था, लेकिन किसको? चेंज को। किसमें? स्टेट में। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सब्सटेंस। आप यहां पर लिख सकते हैं कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर यहां पर आप ऐड कर लीजिएगा थ्रू इट, इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब आपको यह समझना है कि किसी भी कंडक्टर से जो प्रॉपर्टी करंट फ्लो को अपोज करेगी, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? V इक्वल्स टू आई आर से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन आई। तो हमेशा हम यदि कैलकुलेट करें तो रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसका साइन होता है ये। अब यहां पर इससे अगला टॉपिक मैं आप सभी से डिस्कस करता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, और वहीं से हम एक नए टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो पहले फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसके द्वारा जो उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा रेजिस्टेंस वो भी ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और जितनी कम लेंथ का कंडक्टर होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यहीं पर मैं दूसरा फैक्टर लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यह होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इट मींस खड़ी काट का एरिया, किसी भी कंडक्टर को ऐसे कट कर दिया और कट करने के बाद जो हमें दिखाई दिया वो एरिया। तो किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यदि वो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ये ज्यादा होगा। और तीसरा जो टॉपिक है या तीसरा फैक्टर है वो है मटेरियल, या फिर कह लीजिए नेचर ऑफ मटेरियल। वो कंडक्टर जिस मटेरियल का बनाया गया है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस कम हो सकता है, कुछ के लिए ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो केवल दो फैक्टर हैं, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और
क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहीं से प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है रो। तो ये हो गया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और इसी फॉर्मूले में मैं इस कांस्टेंट को इसी तरफ रख लूं, A चला जाएगा मल्टीप्लाई में और L आ जाएगा डिवाइड में, और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब हमारे सामने नेक्स्ट टर्म आ गई रेजिस्टिविटी। तो अब हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को। अभी पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इसमें पहला फैक्टर क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और तीसरा फैक्टर था नेचर ऑफ मटेरियल, के वो कंडक्टर किस सब्सटेंस का, किस मटेरियल का बनाया गया है। लेकिन यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे मिल गया कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की जाती है, और यहां पर वो कांस्टेंट है रो। तो रो इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? RA अपॉन L, और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब हम इसको रफ करते हैं और अपनी नेक्स्ट टर्म रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टिविटी, इसके फॉर्मूले पर जाते हैं जो हमने अभी देखा है, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। अब इस फॉर्मूले में मैं मान लेता हूं कि लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। यही से हम डेफिनेशन बनाएंगे कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, लेकिन कब? जब उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट, क्योंकि यूनिट का मतलब भी 1 ही होता है। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसके से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा वही क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी। तो यही हम डेफिनेशन बनाएंगे कि द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर of unit length and unit cross section area is known as its resistivity। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जो रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर प्रोवाइड कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं इसकी यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि मैं यूनिट के बारे में डिस्कशन करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। एक मीटर कैंसिल हो गया तो यूनिट कितनी बची? ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से आगे दो टर्म हम समझते हैं। दोनों टर्म बिल्कुल सिमिलर टर्म है और सिंपल टर्म है। अब मैं दोनों टर्म को समझाता हूं। देखिए बेटा, एक टर्म है कंडक्टेंस और दूसरी टर्म है कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टिविटी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में, एक टर्म है हमारी कंडक्टेंस और दूसरी टर्म है कंडक्टिविटी, दोनों में किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रेसिप्रोकल के हिसाब से। अब यहां पर किसका रेसिप्रोकल? रेजिस्टेंस का। और यहां पर किसका रेसिप्रोकल? रेजिस्टिविटी का। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टेंस कैपिटल G इक्वल्स टू 1/R। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो बेटा ये जो दो टर्म है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दोनों किस तरीके से डिफाइन की जा सकती हैं? रेसिप्रोकल से। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, सॉरी लाइट चली गई, यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस।